पहली बार तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। तालियां हो जाए, पहली बार मोटा भाई की जुमलेबाजी जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट होती हुई हमारे को नजर आ रही है। मोटा भाई ने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दिया था तेजस्वी यादव के ऊपर एंड कल ही ये न्यूज निकलकर सामने आ गई एंड ये पता चला कि दिल्ली कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के ऊपर। अब लालू और राबड़ी के ऊपर पहले भी यहां पर चार्जेस फ्रेम हो चुके हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के ऊपर पहली बार यहां पर चार्जेस फ्रेम हुए हैं एंड कोई भी टाइमिंग के ऊपर सवाल नहीं उठाएगा। देखो, हमारे देश का ये ट्रेंड रह चुका है। हमारे देश में सारे बड़े बड़े काम सिर्फ इलेक्शन के पास ही होते हैं। देखो, रोड बनती है इलेक्शन के आसपास बनती है, आपको मुफ्त की बिजली, आपको मुफ्त का पानी मिलता है, ये भी इलेक्शन के आसपास ही मिलना शुरू होता है, आपको फ्री का राशन बढ़ता है, वो भी इलेक्शन के आसपास ही होता है एंड विपक्ष के नेताओं के ऊपर जो कार्रवाई होती है वो भी इलेक्शन के टाइम पर ही होती है। तो इसलिए प्लीज टाइमिंग के ऊपर क्वेश्चन मत पूछना। मोटा भाई की यही चाणक्य नीति है। अब लालू यादव की तरफ से कहा गया कि ये लोग गिल्टी नहीं है और ये लोग ट्रायल यहां पर फेस करेंगे, लेकिन इसमें सबसे मेन चीज आपको दिखाना चाहता हूं, लालू यादव के ऊपर करप्शन के चार्जेस भी फ्रेम हुए, लेकिन तेजस्वी यादव के ऊपर करप्शन के चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं। तेजस्वी यादव के ऊपर कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग के चार्जेस यहां पर फ्रेम हुए हैं एंड थोड़ा सा इस केस के बारे में भी आपको यहां पर बताना चाहता हूं। सीबीआई का यहां पर यह कहना है कि लालू जब रेलवे मिनिस्टर थे तो उस टेन्योर में रांची और पुरी के आईआरसीटीसी होटल्स की मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट सुजाता होटल्स को दी गई थी एंड बदले में लालू ने 3 एकड़ प्राइम लैंड बेनामी कंपनी के थ्रू अपने पास यहां पर ले ली थी। वैसे आपको ये बात याद दिलाना चाहता हूं कि सीबीआई कितनी ज्यादा अनबायस्ड है। सुप्रीम कोर्ट इनको केस्ड पैरेट एक बार बोल चुके हैं एंड रिसेंटली भी हमने काफी सारे मैटर्स में देखा है कि ईडी हो या फिर सीबीआई हो, इनको कोर्ट से फटकार पड़ती रहती है। कभी किसी को इलीगली डिटेन करने के लिए इनको फटकार पड़ती है, कभी चार्जशीट ना दाखिल करने के लिए काफी टाइम तक इनको फटकार यहां पर पड़ जाती है। तो ये भैया पूरी तरीके से अनबायस्ड है। इलेक्शन की टाइमिंग से इनके टाइमिंग का कोई भी लेना देना नहीं है। इनके पास कोई फोन नहीं आया था मोदी जी का। अब सबसे मजे की बात यहां पर ये है कि जिस केस को यहां पर रेफर किया जा रहा है 2004 से 2009 के बीच का केस है, जिस टाइम पर लालू यादव रेलवे मिनिस्टर थे एंड उस टाइम पर तेजस्वी यादव की जो एज है वो 13-14 साल कहीं पर बताई जा रही है और बीजेपी भी अगर बता रही है तो 17 साल बता रही है। अब 13-14 साल की उम्र में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग का केस, भैया थोड़ा सा लॉजिक तो फिट कर लेते, बेसिक कॉमन सेंस तो लगा लेते यहां पर केस डालने से पहले। अभी 13-14 साल की उम्र सुनने के बाद ही इसमें कोई ज्यादा सब्सटेंस नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट इससे भी पहले जो केस की टाइमिंग है उसको लेकर के भी देश के लोग जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि यार ये क्या बीजेपी का पुराना कारनामा है। जैसे इलेक्शन आता है अपोजिशन के लोगों के ऊपर केसेस सामने आते हैं, उनको जेल में उठा करके डाल दिया जाता है। बीजेपी के लोग नई स्क्रिप्ट क्यों नहीं लेकर के आ रहे? देश की पूरी जनता यूनानिमसली ये क्वेश्चन पूछ रही है एंड इसलिए ये लोग अब क्या कर रहे हैं, इनका आईटी सेल यहां पर उल्टी सीधी चीजों को मुद्दा बनाने का काम कर रहा है। लालू यादव इस कोर्ट की हियरिंग में व्हील चेयर पे पहुंच गए तो ये कह रहे हैं कि सुबह तक तो ये मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, शाम को ये व्हील चेयर पे नजर आ रहे हैं। अब कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए हैं, तुम केस के ऊपर बात करो ना। लालू यादव यहां पर किस तरीके से पहुंचे इसके बारे में बात क्यों हो रही है? मुझे ऐसा लग रहा है इसके बारे में बात इसलिए हो रही है क्योंकि केस के अंदर इनको भी कोई सब्सटेंस नजर नहीं आ रहा एंड ये वाला वीडियो दिखा करके कहा जा रहा है कि लालू यादव की तबियत कोर्ट पे पहुंचते एकदम से खराब क्यों हो जाती है। वैसे ये लोग जो लालू यादव से आज ये सवाल पूछ रहे हैं, प्रज्ञा ठाकुर से ये सवाल नहीं पूछ रहे थे। अबे प्रज्ञा ठाकुर फुटबॉल खेल रही होती थी, उसके बाद व्हीलचेयर पे आके बैठ जाती थी कोर्ट के टाइम पर। इनफैक्ट लालू यादव के केस में फिर भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है क्योंकि वो सिर्फ मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, वो कोई फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। लेकिन प्रज्ञा ठाकुर तो फुटबॉल भी खेल रही थी, एयरपोर्ट पे भी घूम रही थी। इनफैक्ट यहाँ पर फंसाने की पूरी तैयारियां चल रही है। आपको दिखाना भी चाहता हूं, इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के एंड में बताया गया है कि अ डे टू डे ट्रायल इज लाइकली टू बिगिन इन लेट अक्टूबर एंड से 27 अक्टूबर के आसपास की डेट यहाँ पर टेंटेटिवली बताई जा रही है। डे टू डे ट्रायल शुरू होगा। इलेक्शन की डेट से 6 और 11 नवंबर और 27 अक्टूबर से डे टू डे ट्रायल यहां पर शुरू किया जाएगा, जिसमें तेजस्वी यादव को डेफिनेटली फंसाने की पूरी कोशिश करी जाएगी एंड ये भी हो सकता है कि पहली वोटिंग डेट से पहले यहां पर उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाए क्योंकि ये स्क्रिप्ट हम बहुत बार देख चुके हैं। पक गए मोदी जी यार। बट सवाल एक बड़ा यहां पर ये निकल के खड़ा होता है कि इस तरीके से अगर इलेक्शंस होने हैं तो इलेक्शंस करने ही क्यों हैं? जब आपको झूठ बोलना है, वोट चोरी करनी है, अपोजिशन के लोगों को इस तरीके से पटकना है जेल के अंदर, तो आखिरकार इलेक्शन करने का फायदा क्या है? ये डेमोक्रेसी का फालतू नाटक क्यों करना है? देखो, मैं क्वेश्चन बार बार उठाता हूं एंड इसलिए उठाता हूं क्योंकि इलेक्शन जो है वो आपके और मेरे टैक्स पेयर के पैसे से होता है। मोदी जी अपने मामा के घर से तो लेकर के आए नहीं थे ये पैसा, तो इन पैसों से जब इलेक्शन हो रहा है तो इसको सही तरीके से क्यों नहीं किया जाता? ना ही इलेक्शन कमीशन इस बात को इंश्योर करती कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो एंड ना ही देश की कोई और बॉडी इसमें इंटरवीन करने का काम कर रही है। देश की सरकार डेमोक्रेसी की भैया धज्जियां उड़ाई जा रही हैं यहाँ पर एंड अगर गलती से तुम बाहर जाकर कुछ बोल दो कि डेमोक्रेसी पर अटैक हो रहा है तो तुम्हारे ऊपर अटैक हो जाएगा। तो तेजस्वी जी कब का डेट ऑफ बर्थ है गुरु? यानी 90 का है ना? तो अगर 90 का है
तो 1993 मतलब 13 साल, 3 साल। चार्जेस फ्रेम करें दिल्ली की कोर्ट ने, सीबीआई ने यहां पर केस डाला हुआ है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर बीजेपी करने सामने आ चुकी है। इलेक्शन कमीशन फंसता है तो भी बीजेपी सामने आ जाती है, और अगर सीबीआई फंसता है तो भी बीजेपी सामने आ जाती है। और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हमारा इनके डिसीजन से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना तो साफ दिख रहा है सर। और 2007 तो 93 2007 के उनकी उम्र कितनी हो गई बताओ? 17 साल। अब 17 साल में 11 प्रॉपर्टी, इवन बिफोर ही बिकेम ए मेजर, 18 साल के पहले। राबड़ी जी को एग्रीकल्चरल लैंड 3 है, 2 गोपालगंज में, 1 पटना में। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड 4 है, नहीं ज्यादा है, सुनिए आप। नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट पटना में 4 है। पहले तो अंकल खुद डिसाइड कर लो कि 3 प्लॉट हैं या 4 प्लॉट हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें अब्बा डब्बा जब्बा यहां पर पेली जा रही है। एक्चुअली में चाचा फंबल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये खुद ही श्योर नहीं है कि 3 हैं, 4 हैं, 7 हैं। 1990 का डेट ऑफ बर्थ है, 1993 तक वो 13 साल के हो जाते हैं, नहीं 3 साल के हो जाते हैं। किसी भी चीज के बारे में क्रिस्टल क्लियर है ही नहीं। इनकी इस कंफ्यूजन से भी साफ साफ समझ आ रहा है कि ये केस जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसमें कोई भी सब्सटेंस नहीं है। ये देश का टाइम वेस्ट और टैक्स पेयर के पैसे को वेस्ट करने के लिए सिर्फ ड्रामा यहां पर रचा जा रहा है। अब दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहता हूं कि आरजेडी इस पूरे मैटर पे किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। सबसे मेजर चीज जो आरजेडी यहां पर हाईलाइट कर रही है वो ये है कि तेजस्वी यादव की एज जो है उस टाइम पर बहुत कम थी जिस टाइम की यहां पर बात करी जा रही है, एंड उस टाइम पर कोई चीटिंग या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कैसे कर सकता है। ये केस बिल्कुल बेबुनियादी यहां पर बताया जा रहा है आरजेडी की तरफ से। दूसरा स्टैंड यहां पर ये लिया जा रहा है कि अमित शाह ने ये बात कही थी कुछ दिनों पहले कि तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेंगे, एंड उसी चीज की वजह से अमित शाह इस टाइम पर ये सब एक्शंस करवा रहे हैं। मतलब ये सब कुछ प्री प्लान था, पहले से इन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि तेजस्वी यादव को ये लोग इलेक्शन भी नहीं लड़ने देंगे। आप अभी ये कह रहे थे कि अमित शाह आपको धमकी दे रहे हैं, तो कल क्या बोले वो? क्या धमकी दिया उन्होंने ये बोला कि ऐसा सबक सिखाएंगे कि चुनाव अगली बार से लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा सोचना पड़ेगा। तो ये क्या है? वो सबक सिखाएंगे। कौन है अमित शाह जो सबक सिखाएंगे? तड़ी पार व्यक्ति तेजस्वी को बताएगा कि सबक सिखा। हम बिहार के बेटा हैं, बिहार का बेटा, बिहारी किसी से डरता नहीं, एक बिहारी सब पर भारी है। वैसे यार सोचने वाली तो बात है, एक बंदा जो कि तड़ी पार रह चुका है वो किसी और को कह रहा है कि अब हम इसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएगा। और उससे भी बड़ी बात यहाँ पर है कि देश की मीडिया इसके बारे में एक भी बार सवाल तक नहीं पूछ रही है, भैया तुम तो तड़ी पार रह चुके हो, तुम कैसे लड़ रहे हो इलेक्शन हर जगह पे। अब देखो दिखाया तो यहाँ पर ये जा रहा है कि करप्शन के अगेंस्ट हम लोग लड़ रहे हैं, ये भैया करप्शन को खत्म कर देंगे। बट करप्शन की टाइमिंग आखिरकार इतनी ज्यादा अजीब सी क्यों है? ये करप्शन के सारे केसेस सीबीआई और ईडी को इलेक्शन के टाइम पर क्यों याद आते हैं? क्या इससे पहले करप्शन नहीं होती? क्या इससे पहले वो लोग काम नहीं करते? क्या इससे पहले उनके सरकारी अधिकारी जो हैं वो घर में बैठे हुए छुट्टियां मना रहे होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए इन एजेंसीज को यहाँ पर यूज किया जाता है। दूसरी चीज, अगर मैं एक बार को यहाँ पर मान भी लूं, चलो भैया करप्शन हुआ है, तेजस्वी यादव, लालू यादव ने करप्शन किया है, तो भी हमने कई बार ऐसा देखा है कि करप्शन के केसेस होते हैं, उसके बाद लोग बीजेपी ज्वाइन करते हैं और सारे केसेस खत्म हो जाते हैं। तो आखिरकार ये डिसाइड कैसे होगा कि करप्शन हो रहा है या फिर करप्शन नहीं हो रहा? क्योंकि पहले जिन बंदों को करप्ट बताया जाता है वो जब बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो वो एकदम से साफ सुथरे यहाँ पर हो जाते हैं। तो करप्शन कहां पर हो रहा है और इसका पता कैसे लगाया जाएगा? एक आम आदमी, एक टैक्स पेयर जो चाहता है कि उसके टैक्स का पैसा सही जगह पर लगे, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे, उसको आखिरकार इसकी श्योरिटी कैसे मिलेगी कि भैया उसका पैसा सही जगह पे जा रहा है? देखो बीजेपी ने यहाँ पर बिहार के चुनाव की शुरुआत करी थी कि बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं, घुसपैठ बहुत ज्यादा बढ़ रही है एंड हम तो इसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। एंड इसी कड़ी में इन लोगों ने लेकर के आया एसआईआर, जहां पर इन्होंने ये कहा कि हम तो घुसपैठियों को यहाँ पर डिलीट करने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वोटर्स को, जेन्युइन जो वोटर्स थे उनको डिलीट करके रख दिया। मतलब एक तरफ इनका घुसपैठ वाला जो मुद्दा था वो पूरी तरीके से फेल हो गया। आज की डेट में उसके बारे में कोई बात नहीं करता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सवाल पूछा गया कि कितने घुसपैठिए यहाँ पर थे जो इस पूरे एसआईआर की प्रतिक्रिया में पाए गए, तो कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आया। दूसरी तरफ इनका एक और एजेंडा था, जब इनको पता चला कि हम लोग हार रहे हैं, एसआईआर इन्होंने यहाँ पर शुरू करवाई एंड उससे भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनका पर्पस सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब एसआईआर शुरू हुई और जब तक वो खत्म हुई तो वोट चोरी की बात बहुत ज्यादा सामने आ गई एंड सोशल मीडिया पे फिर से यूनानिमसली लोग वोट चोरी के बारे में बात कर रहे हैं। हवा बन चुकी है, परसेप्शन बन चुका है यहाँ पर कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन जो है मिलकर के वोट चोरी करता है। एंड इसी की वजह से ये लोग यहाँ पर तीसरा पैतरा निकाल करके लेकर आए कि अपोजिशन के सीएम फेस को ही यहाँ पर उठा करके जेल में डाल दो
एंड इससे सारा परसेप्शन उनका खराब हो जाएगा। जाकर सबके बीच में ये बोल दो कि देखो ये तो चोर है और ये तो जेल चले गए, कुछ तो किया ही होगा, इसलिए तो ये केस हुआ है इनके ऊपर। इनफैक्ट एसआईआर वाले मैटर में ये लोग इतने बुरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं, आपको दिखाना चाहता हूं। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी सामने आई थी, काफी अच्छी रिपोर्ट थी, जहां पर बताया गया था कि ईसीआई के पास एक बकायदा ईरोनेट नाम का सॉफ्टवेयर था, जिससे ये लोग डिटेक्ट कर सकते थे कि फेक वोटर्स कौन है, डुप्लीकेट और सस्पिशियस वोटर्स कौन है, एंड उनको एक बार में डिलीट किया जा सकता था। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पर स्किप कर दिया गया, यूज ही नहीं करा इन्होंने। एंड अभी भी जो बिहार के वोटर्स की यहाँ पर लिस्ट है उसमें बहुत सारे डुप्लीकेट एंट्रीज है, ऐसी एंट्रीज है जिसमें नाम, एड्रेस, एज सब कुछ सेम लिखा हुआ है। एंड ये सॉफ्टवेयर होने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने इनको यहाँ पर डिलीट करने का काम नहीं करा। मतलब नैरेटिव ये सेट किया गया कि एसआईआर करेंगे और जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, इलीगल वोटर्स हैं, उनको यहाँ से डिलीट कर देंगे। लेकिन इनके पास एक सॉफ्टवेयर था जिसको यूज करके इन्होंने वो काम नहीं करा। अभी भी डुप्लीकेट वोटर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आखिरकार चल क्या रहा है भैया? अच्छी वेस्टेज चल रही है टैक्स पेयर के पैसे की। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि बिहार वोटर लिस्ट में लगभग 14.35 लाख सस्पेक्ट डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, जिसमें 3.4 लाख एंट्रीज बिल्कुल सेम है, मतलब सेम नाम, रिलेटिव का नाम और उम्र, तीनों चीजें सेम मैच करती हुई नजर आ रही हैं। लगभग 1.32 करोड़ वोटर्स फेक या डूबियस एड्रेस पर ग्रुप में रजिस्टर किए गए हैं। कुछ जगह 650 से ज्यादा लोग एक ही एड्रेस पे रॉन्गली रजिस्टर्ड है। ये सारे खुलासे इस रिपोर्ट में यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन किसी भी प्राइम टाइम डिबेट में आपने इस रिपोर्ट के बारे में कोई डिस्कशन सुना? हिंदू मुसलमान के बारे में, तालिबान के यहाँ पर प्रोटेक्शन में डिबेट्स करी जा रही हैं, लेकिन असली मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा। अब एक तरफ बीजेपी की सारी कोशिशें चल रही हैं कि भैया एसआईआर भी करा लो, घुसपैठ भी बोल लो, विपक्ष को भी अरेस्ट करा लो। दूसरी तरफ एनडीए के अंदर भी ये लोग खुश नहीं है। एनडीए के अंदर भी पूरा लड़ाई का यहाँ पर माहौल चल रहा है। रिसेंटली सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आया एंड इसको दिखाया तो क्या, देखो भाई बहुत अच्छी सीट शेयरिंग करी गई है, गोदी मीडिया वाले कह रहे थे। लेकिन इस सीट शेयरिंग की वजह से नीतीश कुमार जो है ये रो रहे होंगे बाथरूम में बैठ करके। मोदी जी का एलईडी लाइट मोड यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है, मीटिंग करने के लिए पहुंचे एंड उसके बाद ये पता चला कि बीजेपी 101 सीट, जेडीयू 101 सीट, एलजेपी को यहाँ पर ध्यान से देखना 29 सीट्स पे लड़वाया जाएगा, जो कि एक्चुअली में बीजेपी की पपेट के तरीके से ही यहाँ पर काम करती है। मतलब एक टाइम पर यहाँ पर नीतीश कुमार को जेडीयू को बड़ा भाई बताया जाता था। 115 सीटें पिछली बार भी उनको दी गई थी, लेकिन इस बार उनको बराबर का भाई बना दिया यहाँ पर 101, यानी कि अगर नीतीश बाबू की बातें मोदी जी को समझ नहीं आएंगी और वो डील वहां पर नहीं बनेगी, तो ये एलजेपी के साथ और बाकी सारी पार्टियों के साथ, इनफैक्ट थोड़ी बहुत नीतीश की पार्टी को भी तोड़ ताड़ के अपना सीएम बना के बिठा देंगे यहाँ पे। एक तरफ विपक्ष को ठिकाने लगाने की पूरी कोशिश चल रही है, दूसरी तरफ नीतीश बाबू को भी ठिकाने लगाने की यहाँ पर पूरे प्रयास चल रहे हैं। ये है एनडीए के अंदर की हालत। अगर गलती से इंडिया अलायंस में ये सब चीजें हो जाए ना, तो मीडिया वाले हाय तौबा मचा के रख देंगे प्राइम टाइम पे। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो गया एंड मीडिया इसके बारे में चू तक नहीं कर रही। इनफैक्ट यहाँ पर सेम चीज करी जा रही है जो कि एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र के चुनाव में करी गई थी। उनको भी सीएम के पोस्ट से हटा दिया था एंड आज की डेट में एकनाथ शिंदे को कोई पूछ नहीं रहा वहां पे। अब ये तो हो गई इन लोगों की पॉलिटिक्स, लेकिन आखिरकार जनता वहां पर क्या कह रही है, एंड इसके लिए आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, बहुत ट्रेंड कर रहा है। चित्रा त्रिपाठी वहां पर पहुंची एंड महिलाओं से पूछा कि क्या आपको 10-10 हजार मिले। इनको लग रहा था कि शायद ये हाँ बोलेंगे एंड मोदी मोदी करने लग जाएंगी, लेकिन एकदम से ऊनो रिवर्स हो गया यहाँ पे। अच्छा, ये नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपए का ऐलान किया है, पैसा मिला है? नहीं मिला है। चुनाव में कौन सा नेता पसंद आ रहा है आप लोगों को? 10-10 हजार रुपए नीतीश कुमार दे रहे हैं महिलाओं को, आप लोग को मिला है? नहीं खल मिलल। अच्छा, और कौन सा नेता पसंद आवत बा? के जीती है? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, पीके, जनसुराज वाले के जीती? मरद बताई हैं तब। पिछले बार के जा रहे, रुकी 1 मिनट खातिर खाली। के जीती? कौन नेता अच्छा लगेला? नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू, कौन नेता बताई भाई? के अच्छा लगेला? अरे अच्छा, तो अपना जाति के सब कोई कहेला जी हाँ जी हमारा जाति जीत जाए तो हम लोग को कुछ ऐसी रहे ना। हाँ। अपने जाति के कोई अपने जाति के दिया जाए, अपने जाति के में दिया जाए। तो कौन जाति है आपके? हमके जाति तो लालू जाति है। आपके लालू वाल जाति है। आपकी कौन जाति है? लालू यादव जाति है। तो नहीं कि आपकी कौन जाति है? तो लालू यादव की जाति देख कर दे या फिर मतलब काम के कैले बा ओकर देखे दे? लालू यादव काम कैले बाड़ा ना आप लोग कहते? मोदी काम के काम कैले बा? मोदी काम कैले बाड़न। और आप वोट दे जाति देख कर? नहीं, ऐसे ही पूछा था, अच्छी बात बा जौन आप लोग के मन में बा।
के काम काफी घंटों के प्रयास के बाद किसी ने यहाँ पर मोदी का नाम लिया एंड चित्रा दीदी काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही है। बट यहाँ पर हमारे को क्लियरली नजर आ रहा है कि लोगों से पूछा जा रहा है 10,000 रुपए मिले, 10,000 रुपए उनको नहीं मिले। दूसरी चीज कि वो किसको वोट करने वाले हैं, कौन सा नेता पसंद है। तो भैया काफी मेहनत मुशक्कत के बाद यहाँ पर पहले तो लालू प्रसाद यादव का नाम सामने आ रहा है, उसके बाद नरेंद्र मोदी का नाम सामने आ रहा है एंड उसके लिए भी काफी पापड़ बेलने पड़ रहे हैं धूप में खड़े होकर चित्रा दीदी को। अब इस वीडियो से हमारे को ये तो समझ में आ रहा है कि आखिरकार क्या हवा है, लोग आखिरकार किसको वोट करने वाले हैं। दूसरी चीज हमारे को ये भी समझ में आती है कि बिहार में जाति कितना बड़ा मैटर है, जिसको बीजेपी ये कहने का काम करती है कि जाति तो कोई बहुत बड़ा मैटर है ही नहीं भैया कहीं पर भी। काम किया है जैसे रोड कुछ काम नहीं किया, काम करेगा आधा बिहार के तो बर्बाद करके चल गया है। काम कर रहा है अरे यार मोदी जी बोलते हैं कि सब ठेला उला लगा के कमाओ, ठेला लगाएगा, हल्ला गाड़ी आएगा, सब कबाड़ उबाड़ के ले जाएगा। बताओ काम कर रहा है, काची काम किया अभी बताइए। छोटा सा बच्चा यहाँ पर नीतीश कुमार की एंड मोदी जी की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार तेजस्वी यादव के ऊपर चार्जेस क्यों फ्रेम हो चुके हैं। इनफैक्ट इसके अलावा बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा खस्ता हाल इस टाइम पर हो चुका है। लास्ट ईयर की एक न्यूज है जहां पर 2 महीने में 12 ब्रिजेस कोलैप्स हो गए थे। लोग ऐसी चीजों को लेकर इस टाइम पर बहुत परेशान है एंड एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बहुत बड़ा है। नीतीश कुमार को काफी बैकलैश मिलता है, लेकिन सरकार तो यहाँ पर डबल इंजन वाली है ना। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी एफर्ट्स के बाद पहले घुसपैठिए यहाँ पर आ गए हैं, उसके बाद SIR कराने के बाद एंड नाउ फाइनली अपोजिशन के CM फेस को टारगेट करने के बाद क्या बीजेपी यहाँ पर इलेक्शन जीत पाएगी एंड इलेक्शन कितने नंबर से जीत पाएगी? क्या प्रचंड जीत यहाँ पर होगी या फिर नहीं होगी? क्योंकि अगर ये सब करने के बाद भी यहाँ पर प्रचंड जीत नहीं होती तो मुझे ऐसा लगता है कहीं मोदी जी अमित शाह को झोला लेकर ना भेज दे। साथ ही ये भी देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव के ऊपर जो चार्जेस फ्रेम करे गए हैं उससे जो यहाँ पर इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। क्या RJD को यहाँ पर कम रखा जाएगा या फिर अपने जगह पर रखा जाएगा, ये भी एक देखने वाली चीज होगी। आपको इन सब चीजों के बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।